नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, अगले पार्ट के बारे में, भाग 3 के बारे में। और आज की हमारी टॉपिक्स होगी कि मेंडल के वंशागत के नियम। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले आपको कार्यविधि, सफलता के कारण, मटर के पौधों को क्यों चुना, ये सब बताया गया था। ठीक है, आज टॉपिक्स जो होगी मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागत के नियम। तो इसमें क्या बताया गया कि मेंडल ने निम्न प्रयोगों के आधार पर, मेंडल ने निम्न प्रयोगों परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हें 3 भागों में प्रतिपादित किया जा सकता है। किन्हें? तो वंशागत के नियमों को अलग अलग अध्ययन कर उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। जो 7 लक्षण उन्होंने देखे थे, उन 7 लक्षणों को अब 3 रूप में बताया। ठीक है, क्या बताया? मेंडल ने निम्न प्रयोगों परीक्षणों के आधार पर वंशागति के 3 नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से? तो प्रभाविता और प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, प्रभाविता और प्रभाविता का नियम। दूसरा बताया उन्होंने पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। ठीक है, जिसको क्या बताया गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा जो था वह था स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 नियम उन्होंने दिए। मेंडल ने निम्न प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर निम्न 3 नियमों का 3 नियमों का प्रतिपादन किया। निम्न 3 नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो उन्होंने निम्न 3 नियमों का
प्रतिपादन किया जिसे वंशागति का नियम कहते हैं, जिसे वंशागति का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, वंशागति का नियम भी कहा जाता है। वह कौन कौन से 3 नियम थे? तो पहला, प्रभाविता एवं अप्रभाविता का नियम। दूसरा, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तीसरा, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्होंने 3 वंशागति के नियमों को दिया। अब पहली जो नियम थी वो क्या थी? प्रभाविता का नियम क्या बताया गया? तो प्रभाविता का नियम ये कहता है कि यदि किसी युग्म विकल्पी अर्थात यदि किसी दंपत्ति में 2 लक्षण हो, ठीक है, लंबेपन के कारक को, यदि किसी पौधे के लंबेपन के कारक को कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाए तथा बौनेपन को स्मॉल डी से निरूपित किया जाए, तो आने वाली पीढ़ी में लक्षण जो होगी यह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैपिटल डी आएगा या फिर स्मॉल डी आएगा, उसमें दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए प्रभाविता का नियम, यहां पे हेडिंग बना लेते हैं, प्रभाविता का नियम। यदि किसी पौधे को लंबे पौधे को, लंबा पौधा को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी ले लेते हैं टॉप, ठीक है, कैपिटल टी से, तथा बौने पौधे को स्मॉल टी से निरूपित कर दें, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें 3 तरह की, एक तो पहला मिलेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये भी हो सकता है कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये तीनों प्रकार के नए पौधे बन सकते हैं, नए पौधे, मतलब इन तीनों में से कोई भी कारण आ सकते हैं और किसी एक का प्रभावी हो जाना, साथ साथ तो आए
लेकिन किसी एक का प्रभावी हो जाना क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी एक ही का लक्षण शो करे, अगले पीढ़ी में क्या हो, एक ही का लक्षण प्रदर्शित करे, कैपिटल डी वाला अपनी हावी हो जाए, प्रदर्शित कर दे, तो उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ आ सकते हैं, किंतु किसी एक का प्रदर्शित होना ही क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। लिख सकते हैं इसमें, किसी एक का प्रदर्शित होना, एक शब्द में किसी एक लक्षण का मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से प्रदर्शित होना प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो इसका अगर हम परिभाषा दें तो कैसे देंगे? तो मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपर्यासी युगलों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और प्रत्येक युगल के दोनों लक्षण या कारक साथ साथ आते हैं, साथ साथ होने के बावजूद उनमें से किसी एक का प्रदर्शन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। और तथा जो दूसरा नहीं प्रदर्शित कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभाविता का नियम कहते हैं। यहां पे कह सकते हैं कि कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी वह प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी जो है वह अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण। तो जो प्रदर्शित करता है वो प्रभावी हो जाता है, और जो नहीं प्रदर्शित कर पाता है अपने आप को, जो जीन, वह क्या हो जाता है? अप्रभावी लक्षण माना जाता है। अब बात करें पृथक्करण के नियम की, तो दो लक्षणों का एक साथ आना और युग्मक बनाकर, मतलब जैसे ही अलग अलग होना, जैसे ही संतान की उत्पत्ति हो तो वो अलग अलग चले, जैसे माता का जीन अलग, गुणसूत्र अलग, और पिता का अलग, माता का अलग और पिता का अलग, दोनों आपस में अलग अलग विरत हो, किंतु जब संलयन हो, दोनों का आपस में संलयन हो दंपत्य का, तो उस समय जाइगोट के फॉर्मेशन में अर्थात युग्मनज के फॉर्मेशन में दोनों ही लक्षण आ जाते हो साथ साथ, और पुनः एक नए संतान की उत्पत्ति कर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। दो विपर्यासी लक्षणों को साथ साथ आना और युग्मक बनने के दौरान पुनः अपने स्थान को चले जाने की प्रक्रिया को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये पृथक्करण का नियम था। अब बात करें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या होता है? जब दो विपर्यासी लक्षण, अर्थात जब किसी जीव में, किसी दंपत्ति की बात हो रही है यहां पे जीव की, जब दो जीव किसी विपर्यासी लक्षण अर्थात युगल दोनों ही साथ साथ आते हों, किंतु एक का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित हो जाना, एक का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित हो जाना अर्थात दिख जाना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। ठीक है, दो जीव या दो से अधिक, जब किसी दो जीव या दो से युग्म विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होना, अलग होने की प्रक्रिया की बात हो रही है, एक से दूसरे से क्या हो जाना? भिन्न हो, तो उनमें से किसी एक की ही वंशागति हो, उस प्रक्रिया को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो ये तीन नियम आपको क्या बताया गया? पहला नियम, पहला तो बताया गया कि मेंडल ने निम्न प्रयोगों के आधार पर तीन नियम दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो 3 नियम बताए गए, प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपीहन का नियम। पहले में बताया गया कि यदि लंबेपन के कारक को कैपिटल टी से तथा बौनेपन के कारक को स्मॉल टी से निरूपित करते हैं तो दोनों की जो वंशागति होगी, संलयन होगी, तो किसी एक का मुख्य रूप से प्रदर्शित हो जाना प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम कहलाता है। तो जो प्रदर्शित कर लेता है अपने आप को, वह लक्षण जो किसी दूसरे पीढ़ी अर्थात संतत पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करता है, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। तथा जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी को स्मॉल टी से और प्रभावी को कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। और यह किसी प्रकार का हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है युग्मक, और स्मॉल टी भी युग्मक हो सकता है। इनमें से किसी एक का प्रदर्शन होना, यह प्रभाविता का नियम कहलाया। अप्रभाविता की बात करें, सॉरी पृथक्करण की बात करें तो दो युगलों का आपस में संलयन होना और संलयन होने के उपरांत पुनः अपने स्थान को जीन्स को चले जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या बताया गया पृथक्करण में? जब कोई दो जीव आपस में संलयित हो और संलयित होने के उपरांत युग्मक बन जाने के उपरांत पुनः अपने अपने स्थान को चले जाने की प्रक्रिया को पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्योंकि अगर एक ही साथ दोनों आ जाए तो अगले संतान की निर्माण ही नहीं होगी, इसलिए दोनों का बनना और बन के अलग होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं, या विसंयोजन का नियम भी इसे कहा जाता है। तीसरा आपको स्वतंत्र अपीहन का नियम बताया गया कि जब दो जीव के युग्म विकल्पी लक्षण दोनों ही साथ साथ हो और दोनों अलग हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो या किसी कारण से भिन्न हो, अलग अलग हो, और उनमें से किसी एक का प्रदर्शित होना, या तो बड़े को नहीं तो छोटे को, किसी एक का प्रदर्शित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? स्वतंत्र अपीहन की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह तीनों के तीनों नियम मेंडल के वंशागत नियम भी कहलाते हैं, मेंडल के वंशागति के नियम कहलाते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और किताबों का भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए। बहुत पूछता है मेंडल के तीन नियम, हाई स्कूल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटर वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हम आपको आगे की जैसे एलिलोमार्फ क्या होती है, गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।